हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं जैसा कि आप सबको ज्ञात है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है ए और एन का प्रयोग पढ़ा था और आज जो है हम लोग डिफिनिट आर्टिकल अर्थात दा का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? दा का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। बट ए और एन अर्थात इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, इनडिफिनिट आर्टिकल को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर जो है इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा। अगर हम किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्रम वाइज पढ़ेंगे तब जा कर के कोई ना कोई एक टॉपिक सही से जो है क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दा का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, दा का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को मेंशन किया है और ये शब्द जो है नाउन कहलाते हैं और इन नाउन के नाम से पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। और दा का प्रयोग और कहाँ पे होता है? जब हम किसी नाउन को पहले से जानते हों, अर्थात किसी नाउन के बारे में हम पहले से परिचित हों, ऐसे नाउन के नाम से पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। और अगर हम उस नाउन से परिचित नहीं है तो उससे पहले, अगर वो नंबरिंग है अर्थात काउंटेबल है, तो उससे पहले या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, वो डिपेंड करेगा उसके उच्चारण के ऊपर। तो आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है देखते हैं इन शब्दों के बारे में। तो सबसे पहला शब्द क्या है? नेशनैलिटी वर्ड्स। नेशनैलिटी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? नेशनैलिटी वर्ड्स का मतलब होता है कि कोई नागरिकता से संबंधित शब्द। फ्रेंड्स, हर देश का अपना एक नागरिक होता है और अगर जब हम किसी भी देश के नागरिक की बात करते हैं और फिर जब वहाँ उस नागरिक के बारे में कुछ बताया जाता है तो हम उस देश के नाम से पहले अगर दा लगा दें तो उस देश को ना बता करके उस देश की नागरिकता को बताया जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि अगर हम जो है किसी भी देश के नाम से पहले दा लगा दें तो उस देश को ना बता करके वहाँ के नागरिकता को बताता है। जैसे यहाँ पर द अमेरिकन। द अमेरिकन का मतलब क्या हुआ? द अमेरिकन का मतलब हुआ उस देश का कोई एक नागरिक, उस देश का कोई एक नागरिक। उसी तरह से द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब उस इंग्लिश देश का, कोई इंग्लिश देश है, उस इंग्लिश देश का कोई एक नागरिक। उसी तरह से द इंडियन, भारत का एक कोई नागरिक। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर किसी भी देश के नाम से पहले हम लोग जो है दा लगा दें तो उस देश को ना बता करके वहाँ के नेशनैलिटी अर्थात वहाँ के नागरिक के बारे में पता चलता है। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स दैट मीन्स पर्वत। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्वत का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, तो उन पहाड़ों और पर्वतों के नाम से पहले हम हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय। हिमालय एक पर्वत है और जब भी हम हिमालय को लिखते हैं इंग्लिश में तो उससे पहले क्या लगता है? दा का प्रयोग होता है। तो पर्वत के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से विंध्य पर्वत। विंध्य भी एक पर्वत होता है और इस विंध्य पर्वत के नाम से पहले भी क्या लगेगा? दा लगेगा। और उसी तरह से आल्पस पर्वत भी होता है और आल्पस पर्वत के नाम से पहले भी क्या लगेगा? दा लगेगा। तो इस प्रकार द हिमालयस, द विंध्यास एंड द आल्पस। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन होता है फ्रेंड्स, अगर पर्वत या पहाड़ ना हो करके किसी एक पर्वत या पहाड़ के चोटी के बारे में बात की जाए तो हम कह सकते हैं पर्वतों और पहाड़ों के नाम से पहले दा तो लगता है, बट पर्वत और पहाड़ों की जो चोटी होती है उस चोटी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द माउंट एवरेस्ट नहीं सही है, माउंट एवरेस्ट सही होता है।
क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या होता है? एक चोटी होता है और किसी भी पहाड़ के पर्वत के चोटी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? रिवर। रिवर क्या होता है? नदी। और ये नदियों के नाम से पहले हमेशा जो है दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी नदी का नाम हो, नदियों के नाम के पहले हमेशा हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द कोसी, द ब्रह्मपुत्र, द सोन एंड द कृष्णा, द यमुना, द चंबल, द गोदावरी, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर नदियों का नाम है तो नदियों के नाम से पहले सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जिस तरह से नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से जो है सी अर्थात समुद्रों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड सी एक समुद्र का नाम है और समुद्र के पहले क्या लग गया? इस समुद्र के नाम से पहले क्या लग गया? दा। तो इस प्रकार द रेड सी। उसी तरह से अरेबियन सी भी एक क्या है? सी है, अर्थात एक समुद्र है और इससे पहले क्या लग गया? दा लग गया। तो इस प्रकार द अरेबियन सी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नदियों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं ओशिन महासागर। तो महासागरों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द अटलांटिक महासागर, द पैसिफिक ओशिन प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, कुछ भी अगर महासागर से संबंधित शब्द आता है अर्थात किसी भी महासागर का नाम आ जाए, तो अगर हमें उसे इंग्लिश में लिखना हो तो उन महासागरों के नाम से पहले सदैव दा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वे क्या होता है? वे का मतलब होता है खाड़ी। तो खाड़ियों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द वे ऑफ बंगाल, द वे ऑफ विस्की, बंगाल की खाड़ी, विस्की की खाड़ी। तो खाड़ियों के नाम से पहले बिफोर द नेम ऑफ वे यूज ऑफ आर्टिकल दा। तो आई होप इतना समझ में आ गया कि रिवर के नाम से पहले भी दा का प्रयोग, सी, ओशिन और बे, इन शब्दों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे डिजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तानों वाले जो जगह होते हैं उन रेगिस्तानों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द डिजर्ट ऑफ सहारा एंड द थार डिजर्ट। तो ये रेगिस्तानों का नाम है, तो रेगिस्तानों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेन। फ्रेंड्स, ट्रेन के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमगिरी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द इंटरसिटी, तमाम हैं और ट्रेन के नाम से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एरोप्लेन के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द कश्मीर प्रिंसेज, द बोइंग। द कश्मीर प्रिंसेज एक एरोप्लेन का नाम है और द बोइंग भी क्या है? एक एरोप्लेन का नाम है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेशनैलिटी वर्ड्स जो बताएं अर्थात किसी भी देश के नाम से पहले अगर हम दा लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? नेशनैलिटी को बताता है, उसकी राष्ट्रीयता को बताता है। और उसी तरह से माउंटेन्स के नाम से पहले, पर्वत और पहाड़ों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम, खाड़ियों के नाम, रेगिस्तानों के नाम, ट्रेन और एरोप्लेन के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ और शब्दों को जिनसे पहले जो है आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और शब्दों को। फिजिकल पोजीशन क्या होता है? फिजिकल पोजीशन का मतलब होता है कोई एक स्टेट,
कोई एक अवस्था, कोई एक सिचुएशन, कोई एक दशा। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम किसी एक स्टेट को बताते हैं, किसी एक सिचुएशन को बताते हैं, किसी एक अवस्था को बताते हैं, तो जब हमें इंग्लिश में किसी एक सिचुएशन अर्थात किसी फिजिकल पोजीशन को बताना होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। और उस दा का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, उस शब्द से पहले करेंगे जो फिजिकल पोजीशन से संबंधित होगा, अर्थात जो शब्द एग्जैक्ट, जो शब्द जो है पोजीशन को बताने वाला जो शब्द होगा उसके तुरंत पहले लगेगा। जैसे यहाँ पर फ्रंट, फ्रंट एक क्या है, एक जो है पोजीशन को बताने वाला एक शब्द है, आगे, सामने। तो यहाँ पर इससे पहले क्या लग गया, दा लग गया, द फ्रंट ऑफ। उसी तरह से यहाँ टॉप, टॉप भी क्या, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हुआ, एक जो है पोजीशन को बताने वाला शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या लग गया, टॉप से पहले दा लग गया। ऑन द टॉप ऑफ या एट द टॉप ऑफ। तो इस प्रकार जब कोई फिजिकल वर्ड हो अर्थात फिजिकल पोजीशन वाला जो शब्द होता है, अगर हमें कहीं पर उसका प्रयोग करना है इन इंग्लिश, तो उस फिजिकल पोजीशन वाले शब्द से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दा टॉप, यहाँ फ्रंट, फ्रंट से पहले द फ्रंट। उसी तरह से बॉटम, नीचे की तरफ, और इससे पहले क्या लग गया, दा लग गया। उसी तरह से आउटर, आउटर भी क्या है, बाहर की तरफ, एंड इससे पहले क्या लग गया, दा लग गया। उसी तरह से बैंक, किनारे, और इससे पहले क्या लग गया, दा लग गया। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी फिजिकल पोजीशन या किसी फिजिकल स्टेट को बताना हो इन इंग्लिश, तो जो फिजिकल पोजीशन से संबंधित, जो फिजिकल स्टेट से संबंधित शब्द होगा, उस शब्द के जस्ट पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे का शब्द, फिजिकल इन्वायरमेंट। क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट? फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द, ऐसे शब्द जो क्या कहते हैं, नेचुरल इंसिडेंट से संबंधित हो, अर्थात प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं वाले जो शब्द होते हैं, उन घटनाएं वाले शब्द से पहले हम हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी नेचुरल इंसिडेंट होते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, जैसे रेन, वर्षा, वर्षा क्या है, एक नेचुरल इंसिडेंट है। विंड, हवा, ये क्या है, एक नेचुरल इंसिडेंट है। फोग अर्थात कोहरा, ये क्या है, एक नेचुरल इंसिडेंट है। उसी तरह से सनशाइन क्या है, नेचुरल इंसिडेंट है। तो इस प्रकार जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, और इसे हम जो है नेचुरल इंसिडेंट भी कह सकते हैं। तो जो भी नेचुरल इंसिडेंट होते हैं फ्रेंड्स, उन नेचुरल इंसिडेंट से संबंधित जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेन, द फोग, द विंड, द वेदर, द सनशाइन, द सी साइड। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल इंसिडेंट है। इनको हम और क्या कह सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया। जो भी नेचुरल इंसिडेंट होंगे, बिफोर दैट वर्ड्स, बिफोर दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज ऑफ आर्टिकल दा। अब देखते हैं रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स, ये क्या होता है, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें। जो भी धार्मिक, धर्म से संबंधित पुस्तक होते हैं, उन सारे पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता है, गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इससे पहले क्या लगेगा, दा। तो क्या हो जाएगा, दा गीता। हमें कहीं पर भी इंग्लिश में लिखना हो सेंटेंस में, तो हम कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, तो उन धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, उन रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। द गीता, द महाभारत, द बाइबिल, द कुरान, द रामायणा, द रामचरितमानस। तो बहुत सारे किताब हैं जो रिलीजियस होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, और धार्मिक
पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी क्या होता है? रिलीजियस कम्युनिटी जो होता है ये धार्मिक संघ होता है, एक यूनिटी होती है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो ये क्या है? ये रिलीजियस कम्युनिटी है। और जब भी हम रिलीजियस कम्युनिटी को बताते हैं इन इंग्लिश कहीं पर लिखना हो सेंटेंस के ज़रिए, तो जहाँ पर भी ये दिख जाए तो इन कम्युनिटी के नाम से पहले, इन रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियन। तो ये क्या है? रिलीजियस कम्युनिटी, और रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ये क्या है? राजनीतिक जो पार्टी होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, उन पार्टियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, और भी द राष्ट्रीय दल, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाजवादी पार्टी। तो पॉलिटिकल जो भी पार्टी होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले सदैव आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण आप लोगों ने देख ही लिया। अब देखते हैं शिप। शिप क्या होता है? जहाज। जहाज़ों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी। ये सब क्या है? ये सब हैं जहाज, जहाज़ों के नाम हैं, और जहाज़ों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो फिजिकल पोजीशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी एंड शिप्स, इन शब्दों के नाम से पहले, इनसे संबंधित जो भी शब्द का प्रयोग हुआ होगा, उन शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अगली वीडियो में कुछ और शब्दों को देखेंगे जिनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।